1987 में HSBC बैंक द्वारा नमस्कार दर्शकों, आज की इस खास परिचर्चा में मैं आपका होस्ट और दोस्त फिरोज खान आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर हम बात करें पिछले 2 दशकों की, तो भारतीय आईटी क्षेत्र में जबरदस्त उछाल आया है। उन्नति के शिखर छुए हैं भारत की आईटी कंपनीज ने। दोस्तों, इस उन्नति के पीछे और इस सफलता के पीछे बहुत बड़ा हाथ रहा है STPI का। जी हाँ, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया का। STPI किस तरह कार्य करता है, किस तरह भारत की आईटी क्षेत्र की कंपनीज को सहायता प्रदान करता है, इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर जनरल STPI डॉक्टर ओमकर राय जी। आइए उनका स्वागत करते हैं और इस परिचर्चा का आगाज करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। सर, आईटी क्षेत्र और आईटी इनेबल क्षेत्र की उद्योग की जो उपलब्धियां रही हैं 2 दशकों में, वह अभूतपूर्व रही हैं। उनमें STPI की क्या भूमिका रही और किस तरह की रही? सर देखिए, जब सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट या सॉफ्टवेयर सेक्टर का जब विकास सोचा जा रहा था तो 80 के दशक में शुरू हुआ। जी बिल्कुल। और हमारे जो मंत्रालय है, जिसको इलेक्ट्रॉनिकी विभाग कहते हैं, जी, जिसे आजकल इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय कहा जाता है, जी, उस विभाग के अधिकारियों ने, वैज्ञानिकों ने मिलकर एक न्यू कंप्यूटर पॉलिसी बनाई जी 1984 में। जी। उसके बाद एक और पॉलिसी बनाई 1986 में। जी। और इन दोनों पॉलिसी में जो सपने देखे गए थे कि भारत एक अग्रणी देश बने, बिल्कुल, सॉफ्टवेयर निर्यात का, सॉफ्टवेयर उत्पादन का, उत्पादन क्षेत्र में, उसके लिए 1989 में पहली बार देश में 4 स्थानों पर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स की स्थापना हुई थी। जी। और उसका उद्देश्य ये था कि उस समय कंप्यूटिंग पावर जो है वो बड़ी बड़ी मशीनों के माध्यम से प्राप्त होता था, जी, जो युवा उद्यमी और नव उद्यमी है उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, नहीं कर पा रहे थे। तो एक तो था कि हम वो संसाधन, वो मूलभूत सुविधाएं उनको दें। जी। दूसरा, इंक्यूबेशन की सुविधा दें। जी। तीसरा, कि उनको पॉलिसी सपोर्ट दें, जो कि आयात निर्यात करना उस समय बहुत कठिन था और वो बहुत ही जकड़न से भरा था। जी। तो ऐसे में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स के ऑफिस के माध्यम से और भारत संचार के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधिकार के माध्यम से उस सारे काम को सरलीकृत करने का काम STPI को दिया गया था। और एक बड़ा काम और था कि उस समय जो बैंडविड्थ चाहिए थी सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट के लिए, उस पर केवल एक विदेश संचार निगम लिमिटेड सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन करता था। जी। और भारत सरकार ने ये STPI को भी अधिकार प्रदान किया कि वो सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क स्थापित करे। जी। उसके बाद जब काम सफल होने लगा तो 1991 में एक अखिल भारतीय सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स की स्थापना हुई। जी। और अब आप देखेंगे कि हमारे 57 केंद्र हो चुके हैं। जी। लेकिन अगर मैं आईटी के विकास की, आईटी इनेबल्ड सर्विसेज इंडस्ट्री के विकास की बात करूं तो 1991 के कुछ आंकड़ों को बताना चाहूंगा। जी जी जरूर। उस समय हमारा जो पूरा आईटी का मार्केट था वो $1 बिलियन था। जी। उस समय जो एक्सपोर्ट था करीब $500 मिलियन का था। जी। करीब 60,000 इंजीनियर काम करते थे, 1,000 कुल कंपनियां थी और देश के केवल 4-5 महानगरों में छोटे काम शुरू हुआ। बिल्कुल। और अगर आप 2016-17 का आंकड़ा देखें तो आज हम $160 बिलियन की इंडस्ट्री रखते हैं। बिल्कुल। $117 बिलियन का हमारा सॉफ्टवेयर का निर्यात हुआ है। जी बिल्कुल। करीब 39 लाख इंजीनियर सीधे तौर पे काम कर रहे हैं और उसमें अगर पूरे सेक्टर में जो एम्प्लॉयमेंट और प्रत्यक्ष जो नौकरियां क्रिएट हुई हैं वो करीब उसकी 3 गुना, यानी कि करीब 1.10 करोड़ के करीब। तो इस तरह से करीब 1.50 करोड़ नौकरियों के जुड़े हुए हैं लोग का आधार है। करीब आप समझ लीजिए कि करीब 16,000 कंपनियां काम कर रहे हैं, फॉर्च्यून 500 कंपनी, दुनिया की सारी नामी गिरामी जो आईटी इंडस्ट्री, पूरा सिलिकॉन वैली, यूरोप, उसका सारा सोर्सिंग बिजनेस इंडिया में आ रहा है। बिल्कुल। आज अगर दुनिया का जो सोर्सिंग बिजनेस पूरा है, जो सोर्सिंग मार्केट है, वो 173 से लेकर $176 बिलियन का बताया जाता है। जी। और उसमें $117 बिलियन हमारा हिस्सा, इंडिया का हिस्सा। ये करीब 56% होता है। और अगर आप पूरी दुनिया की जो आईटी मार्केट है वो करीब $1,200 बिलियन के आसपास है। जी। उसमें प्रोडक्ट का भी है, आउटसोर्सिंग बिजनेस भी है और उसमें भारत का आज जो शेयर है वो 10.44 है।
आप ये कल्पना करें कि जिस समय 80 के शुरुआती में जब वैज्ञानिकों ने और जो मंत्रालय के अधिकारियों ने भारत को एक आईटी हब बनाने का सपना देखा, स्टार्टिंग उस समय कितना बड़ा सपना था। बिल्कुल। और आज वो सपना साकार हो चुका है। तो आज उस सपनों को पंख लगे हैं और भारत में आईटी और आईटी इनेबल्ड क्षेत्रों में उद्योगों की भरमार है सर। भरमार। तो मुख्यतः हम अगर सर्विसेज की बात करें, सेवाओं की बात करें, तो वो ऐसी क्या क्या सेवाएं हैं, सर्विसेज हैं जो एसटीपीआई प्रोवाइड कराता है आईटी बेस्ड कंपनीज के लिए सर? देखिए, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट के लिए सिंगल विंडो सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट है जी। उसमें आप उनके एफडीआई को ऑटोमेटिक रूट से परमिट करते हैं, उनको लाइसेंस प्रदान करते हैं, उनके इंपोर्ट लाइसेंसेस देते हैं, उनकी मशीनों का आयात हो सके उसकी परमिशन देते हैं, और सारी सब उनके सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट का जो वैल्यूएशन है फेमा में वो हमारे अधिकारी करते हैं जी। उसके साथ तो ये सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम का पूरा का काम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पावर करता है। आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि हमारे देश का सबसे सफल सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पास स्कीम का है, जो 1993 से सफल तरीके से काम कर रहा है। इसमें मैक्सिमम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है। बिल्कुल। ऐसा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आप कहीं नहीं देख पाएंगे। एसटीपीआई बड़े शहरों से निकलकर छोटे शहरों की तरफ भी अपने कदम बढ़ा रहा है ताकि छोटे शहर भी डिजिटल इंडिया के सपनों के साथ अपना विकास स्वयं का कर सकें। तो एसटीपीआई आजकल छोटे शहरों जो मंझोले शहर हैं उनमें भी पैर पसार रहा है, कोशिश कर रहा है वहां भी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप हो, छोटी कंपनीज डेवलप हो। उसके बारे में सर जरा तफसील से बताएं। अब पहले तो आप ये देखें कि जो हमारे 57 केंद्र हैं जी, उसमें करीब करीब 47 केंद्र जी छोटे शहरों में। जी बिल्कुल। तो हम वहां जाते हैं, एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, बैंडविड्थ आधारभूत संरचना देते हैं, हमारे अधिकारी तैनात होते हैं जी बिल्कुल। वहां एक काम शुरुआत हो जाती है जी। तो एक तो हमारा सबसे बड़ा है कि हम खुद ही प्रोलिफरेट कर रहे हैं, हम खुद ही डिस्पर्स कर गए हैं जी बिल्कुल। और अब हमारा जो डिस्पर्सल है वो इकाइयों को आईटी इंडस्ट्री को प्रोत्साहित करता है कि उन शहरों की तरफ वो कदम बढ़ाएं। बिल्कुल। तो ये काम तो हम प्राकृतिक रूप से करते ही आ रहे थे ऑब्वियसली पहले, लेकिन अभी 2016 में हमने एक बहुत ही महत्वाकांक्षी बीपीओ स्कीम की भी लॉन्च किया। अच्छा। उसमें हमारा नॉर्थ ईस्ट बीपीओ स्कीम कहते हैं, एक इंडिया बीपीओ स्कीम कहते हैं। अच्छा, दो स्कीम, भारत बीपीओ संवर्धन योजना और नॉर्थ ईस्ट बीपीओ संवर्धन योजना। जी। इसमें कुल मिला के 55,000 सीटों का एक स्कीम है जिसके लिए 550 करोड़ के आसपास भारत सरकार ने अनुमोदित किया जी। अब ये स्कीम जो है ना इंसेंटिव बेस्ड है। अच्छा। इसमें अगर इंडस्ट्री बड़े शहरों से छोटे शहरों की तरफ जाती है जी, तो उसको इंसेंटिवाइज करने का एक हमने काम दिया है। अब इस प्रोत्साहन से आईटी इंडस्ट्री छोटे शहरों की तरफ जाने लगी। बिल्कुल। और आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि करीब करीब 18,000 सीट के लिए पूरे देश में जी करीब करीब 109 अच्छा इकाइयां स्थापित होने की प्रक्रिया में है और कुछ काम भी शुरू कर चुके हैं। अच्छा। और उनमें करीब 62 नए शहर हमारे आईटी मैप पे आ गए। अच्छा। इस स्कीम से हमने अभी स्कीम को थोड़ा फाइन ट्यून किया है, कुछ जरूरतें थी, जो बिडर्स थे, जो उद्यमी हैं, उनकी जरूरत के हिसाब से कुछ हमने उसमें पैरामीटर्स को थोड़ा बदला है और उसको हम फिर से लॉन्च करने जा रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले 6 महीने में वो पूरा 55,000 सीट, अब एक सीट पे हम कम से कम 1.5 और अधिक से अधिक 3 लोगों का के नौकरियों का सृजन कर सकते हैं, 3 लोगों को एम्प्लॉय कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देखें तो ये महत्वाकांक्षी योजना करीब 1.5 लाख लोगों को अधिकतम और कम से कम 75,000 से 80,000 लोगों को कम से कम रोजगार देने में सक्षम है। लेकिन ये तो ट्रिगरिंग के लिए है। ये तो एक शुरुआत के लिए है। और जब आप मैंने जैसा बताया कि 62 शहर नए आईटी मैप पे आ गए हैं, तो आगे आने वाले दिनों में और भी शहर आएंगे। अब जैसे जोरहाट, असम का जोरहाट, उत्तर प्रदेश का गाजीपुर, बिहार का पटना, दरभंगा, कोहिमा, शिलांग, अब इस तरह के शहर में बीपीओ शुरू हो रहा है। जी। तो ये स्कीम इंडस्ट्री को डिस्पर्स करना बिल्कुल और नौकरियों का सृजन वहां करना जी जहां लोग हैं। जी बिल्कुल। मैं अभी भारत के विभिन्न हिस्सों में जाता हूं, बीपीओ इंडस्ट्री से मिलता हूं जी। और इस स्कीम के माध्यम से मैं अभी तमिलनाडु के तंजौर जिले में मयिलादुथुरी में गया था जी। आप जान के बहुत ही प्रसन्न होंगे कि 450 जो नए लड़के रिक्रूट हुए थे, नए मैन पावर रिक्रूट हुआ था जी। उसमें 410 लड़कियां थी और बीपीओ इंडस्ट्री ने एक बहुत ही ज्यादा लड़कियों को एम्पावर कर रहा है। और ये पूरे देश में जो आईटी इंडस्ट्री है ना, ये एक इंजन ऑफ ग्रोथ है। बिल्कुल। और इक्विटी क्रिएट कर रही है। बिल्कुल।
और ये जो है ना, ये बहुत ही बड़ी जो वैल्यू लेके जा रही है, ताकि धीरे धीरे अब आप ये देखें जो पूरा प्रोफाइल है भारत की आईटी इंडस्ट्री, बिल्कुल, उसमें करीब करीब 60% आईटी सर्विसेज है जी बिल्कुल, 20% केपीओ और बीपीओ जिसको कहते हैं, केपीएस, और करीब करीब 20% इंजीनियरिंग आर&डी चल रहा है। इसमें जो हमारा 20% बीपीओ का है, वो उसके लिए किसी बहुत ज्यादा स्किल सेट की जरूरत नहीं पड़ती, सही बात। और इसलिए इस बीपीओ सेक्टर को अगर हम डिस्पर्स करके छोटे शहरों में ले जा पाएंगे, बिल्कुल, तो हमारे बॉयज एंड गर्ल्स, नए युवक और युवतियां जी कॉलेज से निकलते ही अपनी जगहों पे ही अगर नौकरी पा जाएंगे, तो ये बहुत ही बड़ा एक अच्छा परिणाम तो इसका आ रहा है। सर, अगर हम और सर्विसेज की तरफ जाते हैं, हम बात करते हैं, आपने सिंगल विंडो के बारे में बताया, एक इंक्यूबेशन सेवाएं हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक नए स्टार्टअप स्टार्ट करने के लिए, उस सर्विसेज के बारे में बताएं सर। देखिए, इंक्यूबेशन तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया अपने स्थापना के बाद से ही देना शुरू कर दिया जी। आप पहले हम 4 केंद्र से शुरू हुए, फिर 16 तक आए, अब हम 57 केंद्र हैं। तो अच्छा। हमारे सारे केंद्र में इंक्यूबेशन सेंटर तो होता ही है जी। फिर उसके साथ बैंडविड्थ सर्विस भी होती है, डेटा कम्युनिकेशन सर्विस भी होती है। फिर उनके सॉफ्टवेयर को, उनके सर्वर्स को होस्ट कर सकते हैं, उनके वेब पेज को होस्ट कर सकते हैं। तो वैल्यू एडेड सर्विसेज भी हम देते हैं। अच्छा। अब जब इस पूरी दुनिया में आप ये देखेंगे कि जो एक प्रोडक्ट इंडस्ट्री है जी, उसमें हमारा अभी हिस्सा थोड़ा कम है। प्रोडक्ट जो पूरे देश में पूरी दुनिया में $411 बिलियन की प्रोडक्ट इंडस्ट्री बताई जाती है। जी बिल्कुल। और उसमें भारत का हिस्सा करीब $6.1 बिलियन का ही है। जी। अब ये जो संभावना है, ये जो बाजार है प्रोडक्ट इंडस्ट्री का, उसको हम एक ही तरह से उसके अंदर प्रवेश कर सकते हैं, उसका लाभ उठा सकते हैं जब हम टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट बनाना शुरू करें। बिल्कुल। अब भारत में अपार क्षमता है, भारत के जो इंजीनियर्स हैं विदेशी कंपनियों के लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं। जी। सारी जो R&D है आज दुनिया की टेक्नोलॉजी के अंदर, वो आउटसोर्स्ड है इंडिया में। आज बेंगलोर, पुणे, इन जगहों पे उनके सॉफ्टवेयर और प्रोडक्ट डेवलप हो रहा है। बिल्कुल। हमारे इंजीनियर्स को प्रोडक्ट डिजाइन और डेवलपमेंट की जानकारी है, वही कर रहे हैं। बिल्कुल। अब इस स्थिति में जो स्टार्टअप इंडिया एक प्रोग्राम लॉन्च हुआ, बिल्कुल बिल्कुल, उस प्रोग्राम का मतलब यही है कि हम दुनिया का जो प्रोडक्ट इंडस्ट्री, हम टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट बनाएं, IPR क्रिएट करें। बिल्कुल। और इसके माध्यम से बहुत सारा वेल्थ देश में रिटेन रहे, और उसके माध्यम से बहुत सारा जो वेल्थ है वो प्रोलिफरेट होगी, उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा, नौकरियों का सृजन होगा, अवसरों का निर्माण होगा। तो इसमें जो है, ये इसमें बहुत सारे देश की एजेंसियां वो काम कर रही हैं। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया तो पहले से ही काम कर रहा है। बिल्कुल। और हम उस काम को और तेजी से आगे बढ़ाने जा रहे हैं। हम अटल इनोवेशन मिशन में बहुत बड़े पैमाने पर पार्टिसिपेट करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके साथ ही साथ जो हमारा एक स्टार्टअप प्रोग्राम है, जिसमें हम रिस्क कैपिटल नहीं देते हैं, वेंचर का हम नहीं करते हैं, और मार्केटिंग के लिए हम लोग फंडिंग नहीं करते हैं, हम फोरम तो जरूर देते हैं। अब हमारा प्रयास ये है कि इस बदले हुए समय में, जब पूरी दुनिया में बहुत ही प्रतिस्पर्धा है, बिल्कुल, ऐसे में जो स्टार्टअप्स के लिए पूरी दुनिया में एक चुनौती है। बिल्कुल। और उनको और भी बहुत सारी चीजें चाहिए। जब हम बड़े पैमाने पे स्टार्टअप क्रिएट करना चाहते हैं, तो उनको आइडिएट करने से लेकर के हैंड होल्डिंग करना, उनको लिए रिस्क कैपिटल्स ले आना, मेंटर्स की व्यवस्था करना, उनको एजुकेट करना, उनको ट्रेन करना, फिर उनको हैंड होल्ड करके पूरी दुनिया पे फोरम पे, उन सारे कामों को करने के लिए आज STPI अपने को अपडेट कर रहा है। तो दोस्तों, अभी वक्त होगा एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे डायरेक्टर जनरल डॉक्टर ओमकार राय जी। जानेंगे इन्विकेशन सर्विसेज की चुनौतियों के बारे में, कुछ और चीजें जानेंगे STPI के बारे में। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तो दोस्तों, एक बार पुनः फिरोज खान आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम परिचर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं STPI की, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर ओमकार राय साहब, डायरेक्टर जनरल STPI से। सर, ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि STPI अपने आप को बिल्डअप कर रहा है उन चुनौतियों से फेस करने के लिए, वो बताएं सर। अब बदले समय में जो एंटरप्रेन्योरल डेवलपमेंट है और स्टार्टअप्स के लिए अब जरूरी है कि वो प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं, IPR क्रिएट करने की तरफ जा रहे हैं। जो पहली जो
जो 80 के दशक में आईटी इंडस्ट्री की शुरुआत हुई उसमें बिजनेस गारंटीड था। हम अपने आउटसोर्सिंग बिजनेस था, एक बिजनेस कहीं था, हम उसको ले आके यहाँ एग्जीक्यूट करते। जी बिल्कुल। आज हम पूरी दुनिया के बौद्धिक संपदा के मामले में और प्रोडक्ट के मामले में जब हम काम करने जा रहे हैं, तो फिर हमारे जो उद्यमी हैं, जो हमारे स्टार्टअप्स हैं, उनको नो हाउ की जरूरत होगी, बिल्कुल, नो वाई की जरूरत होगी, अनुभवी लोगों की जरूरत होगी, बिल्कुल। वो लोग जो प्रोडक्ट्स की पूरी इंजीनियरिंग करते हों, डिजाइन करते हों, जो लोग मार्केटिंग का तजुर्बा रखते हो, जो दुनिया के पूरे बदलाव पे नजर रखते हो, ऐसे मेंटर्स की जरूरत है। फिर युवा उद्यमी और स्टार्टअप उद्यमशीलता की तरफ बढ़े, उसके लिए हैंड होल्डिंग करना, उनके आइडिया को नर्चर करना, उसको कन्वर्ट करना एक प्रोडक्ट की तरफ, इम्प्लीमेंट, इन सारी और उनको अगर उनको आर्थिक सहायता की जरूरत है, उनको रिस्क कैपिटल, क्योंकि उस समय वो बहुत रिस्क कैपिटल होता नहीं है और लोग जिनको प्रॉफिटेरिंग है, बैंकिंग सिस्टम उनके साथ काम नहीं कर पा रहा, वेंचर कैपिटलिस्ट भी एक समय के बाद उनके साथ जुड़ते हैं। बिल्कुल। तो अर्ली स्टेज फंडिंग, रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क फंडिंग, इसकी एक जरूरत है, मेंटर्स की जरूरत है जो पूरी दुनिया की इंडस्ट्री के डायनेमिक्स को समझते हो जी। अब उसके बाद फिर उनको मार्केटिंग प्लेटफॉर्म पूरी दुनिया में देना, उनको एक्सपोजर ले जाना, उनके प्रोडक्ट्स के बारे में पूरी दुनिया को बताना, ताकि एक्विजिशन, मर्जर और वो जो पूरी डायनेमिक्स है, तो ये सारा ये आयाम है अब नए उद्यमियों के लिए जी। और इस पूरे आयाम को करने के लिए बहुत सारे स्टेक होल्डर्स के माध्यम से, पार्टनर्स के माध्यम से सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया एक बहुत महत्वाकांक्षी स्टार्टअप योजना बना रहा है जी। मैं उसके साथ एक आपको उदाहरण देना चाहूंगा कि एक इलेक्ट्रोप्रेन्योर पार्क हम लोग अभी स्थापित कर चुके हैं। अच्छा। जो 2 साल से सफलतापूर्वक काम कर रहा है। ये एक अपने आप में अनूठा इलेक्ट्रोप्रेन्योर पार्क है। कहाँ स्थित है सर? ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस में दक्षिणी परिषद में स्थित है जी। और इसमें अब तक करीब 20 स्टार्टअप पूरे स्क्रीनिंग प्रोसेस के बाद सिलेक्ट होकर आ चुके हैं। अच्छा। उनको रिस्क कैपिटल भी मिल चुका है, उनके प्रोडक्ट भी करीब करीब बन चुके हैं, कुछ IPR भी फाइल हो चुके हैं जी। और वो काफी सफल हो रहा है जी। इसको करने के लिए हम लोग एक इंडिया इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर एसोसिएशन के साथ हमने हाथ मिलाया। अच्छा। और दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ हाथ मिलाया कोलैबोरेशन, ताकि दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स उसमें मेंटर करें, एजुकेशनल मेंटरिंग करें, टेक्नोलॉजी के बारे में उनको बताएं। इंडिया इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर एसोसिएशन के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री के तमाम जो विद्वतजन है, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो उससे जुड़े हुए जो मेंटर कर जुड़े रह सकें। इसके साथ ही साथ हम हर 1 सप्ताह या 15 दिन पे हम कोई न कोई एक्सपर्ट बुलाते हैं जो उनसे बातचीत करता है। उसके साथ ही साथ हमने 2-3 बहुत ही अत्याधुनिक लैब्स उसके अंदर बनाई हैं। बिल्कुल। तो ये एक बहुत सफल हो रहा है। उसमें बहुत सारे रिस्क कैपिटल के लिए लोग आ रहे हैं, बहुत सारी विदेशी जो कंपनियां उसमें विजिट कर रही हैं, अपनी उसमें अपना इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। सर आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स हमेशा पैरेलल चलती हैं। अगर हम आईटी की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक्स उसके साथ हमेशा जुड़ा रहता है। अगर हम जानना चाहें कि इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के विकास के लिए एसटीपीआई की वर्तमान में और भावी योजनाएं क्या हैं, जिसके माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में भी अथाह या अभूतपूर्व सफलताएं हम अर्जित कर सके, क्योंकि कहीं ना कहीं आईटी जाके इलेक्ट्रॉनिक्स से ही जुड़ता है सर। तो इलेक्ट्रॉनिक्स विकास के बारे में एसटीपीआई की क्या भूमिका है सर? देखिए, हम लोग सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क जो 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट स्कीम है जी, उसी की तरह से एक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्कीम जी को भी हम लागू करते आ रहे हैं जी। लेकिन आज जब भारत की प्राथमिकता है कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बढ़े, वो जरूर, निर्यात इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में आज हमारी प्राथमिकता नहीं है, क्योंकि हमारे देश में इलेक्ट्रॉनिक्स कंजम्पशन काफी बढ़ रहा है। बिल्कुल। और एक आंकड़े के हिसाब से 2020 तक $350 बिलियन का बाजार भारत बनने वाला है। ऐसे में भारत के सामने चुनौती है कि वो अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में करे। और उसी के लिए भारत सरकार के हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और वर्तमान सरकार ने मेक इन इंडिया एक इनिशिएटिव लिया है। दूसरा एक डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव लॉन्च हुआ। बिल्कुल। इन दोनों इनिशिएटिव्स के माध्यम से ये जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करना, ये जो इलेक्ट्रोप्रेन्योर पार्क जिसकी मैंने अभी चर्चा की, ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स के अंदर प्रोडक्ट बनाने का ही एक इनक्यूबेटर है ये। और दूसरा है कि आईटी जो भारतवर्ष में इलेक्ट्रॉनिक डिजाइनिंग में हम बहुत आगे हैं। बिल्कुल। हमारे इंजीनियर्स इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइनिंग करते हैं। बिल्कुल। अब वो जो डिजाइन कर लेते हैं तो वो जो चिप होती है, बनती है चिप VLS, उसकी टेस्टिंग के लिए, रिलायबिलिटी टेस्टिंग के लिए उसको विदेश भेजे जाने का था जी। विदेश भेजना था तो उसमें टाइम लगता था, वो टेस्ट उसमें पैसे भी लगते थे। तो इसके लिए हमने पहली बार बेंगलोर में कर्नाटक सरकार के साथ मिलकर एक स्मार्ट लैब की स्थापना की। अच्छा। और उस लैब में आज भारत का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर अगर VLSI चिप डिजाइन कर लेता है, अच्छा, तो उसकी टेस्टिंग बेंगलोर में ही करवा सकता है बहुत ही सस्ते दर। बहुत अच्छी बात है। और इसको चलाने के लिए हमने प्राइवेट सेक्टर की मदद ली है, ताकि बहुत ही सक्षम ढंग से और बहुत ही सरल ढंग से उसको
चलाया जा सके। इसके साथ ही साथ जो पूरे जो इंजीनियर्स हैं, जो चिप डिजाइनिंग में महारत जिनको हासिल है, वो लोग उद्यमी भी बने और फिर प्रोडक्ट बनाए और फिर उन प्रोडक्ट को भारत में ही उत्पादित करने की व्यवस्था, उसमें आगे आने वाले दिनों में हम लोग काम करने। अच्छा, तो ये भारत में जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री है आज, जो इसके उसमें हमारी जो चुनौती है वो अधिक से अधिक भारत में निर्माण हो, ये हमारी चुनौती है। और इसमें डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव में, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंदर बाहर की कंपनियों को हम आज आमंत्रित कर रहे हैं कि कम एंड मेक इन इंडिया। अच्छा, आप यहाँ आए और यहाँ बनाए और यहाँ के बाजार में उसको बेचे भी, और इसमें काफी प्रगति हो रही है जी। तो ऐसे में इसमें हम बहुत निर्यात के लिए बहुत हम अभी फोकस नहीं कर रहे हैं। अच्छा, हम ज्यादातर निर्माण मैन्युफैक्चरिंग हो, यहाँ निर्माण हो, इसके लिए हमारा ज्यादा प्रयास। तो अगर निर्माण में किसी अगर नए उद्यमी के सामने या इंजीनियर के सामने कुछ समस्या आती हैं, तो उन समस्याओं का भी निराकरण एसटीपीआई के द्वारा भी किया जा सकता है। हाँ, न केवल एसटीपीआई तो जरूर ही उनको मार्गदर्शन दे सकता है, भारत सरकार ने इसमें बहुत सारी चीजें अभी की हैं। अच्छा। जैसे इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट फंड की स्थापना की है जी, हमारे मंत्रालय ने की, जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी जिसको कहते हैं। उसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स की स्थापना हो रही पूरे प्रदेश सरकारों के साथ मिलकर, ताकि वहां कोई भी विदेशी निवेशक आता है, वो मैन्युफैक्चरिंग निर्माण करना चाहता है, तो उसको जो लैंड चाहिए, जो और फैसिलिटी चाहिए, वो उस क्लस्टर में उसको मिले जी। उसके साथ एक मॉडिफाइड शिप्स प्रोग्राम है। अच्छा, वो प्रोग्राम यह है कि विदेशी कंपनियां आएं और देश में निर्माण मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाएं, तो वैसे में उनको कैपिटल सब्सिडी दी जाती है जी, जो कि काफी अच्छी है। अच्छा, तो वो एक प्रोत्साहन है, वो एक इंसेंटिव है, जिसके नाते बहुत सारा निवेश आ रहा है और मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। उसके साथ ही साथ इनक्यूबेटर्स का, जैसा कि मैंने बताया कि देश में स्किल बढ़े, लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में पीएचडी करें, तो जो हम आईटी में तो काफी आगे चले गए, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स में न केवल हम आज की जरूरतें पूरा करें, बट आगे आने दिनों में हम प्रोडक्ट भी अपना ही बनाएं और फिर मैन्युफैक्चरिंग यही शुरू करें। बिल्कुल। जो दूरगामी जो अपना लक्ष्य है वो ये है कि जो चहुमुखी विकास इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में बिल्कुल हम एक साथ शुरू करें। मैन्युफैक्चरिंग आज बाहर की भी कंपनी आके कर रही है, करे, उसका स्वागत है, उसको हम सुविधाएं भी देंगे, उसको इंसेंटिव्स भी देंगे, सब्सिडी भी दे रहे हैं। दूसरा, हम उसके लिए बहुत सारी जमीनें पूरे प्रदेश में, पूरे देश के विभिन्न भागों में हमने आइडेंटिफाई किया, उसको भी भारत सरकार काफी सब वो दे के इंसेंटिव दे के प्रदेश सरकारों को प्रोत्साहित कर रही है कि वो क्लस्टर्स का निर्माण करें, क्लस्टर्स बने। उसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट फंड है, जो उसकी वेंचर कैपिटलिस्ट की नीड है, उनको पूरा करने के लिए बहुत सारे ऑलरेडी डॉटर फंड्स बन चुके हैं। जी जी। और इस तरह से चाहे वो आधारभूत संरचना हो, चाहे प्रदेश सरकारों की तरफ से हो, चाहे कैपिटल सब्सिडी हो, चाहे रिस्क ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, चाहे ई बिज पोर्टल के माध्यम से एक सिंगल विंडो पूरे देश में वहां है, तो उसमें केवल सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी ही नहीं, पूरा देश ही एक तरह से लगा हुआ है। जी, एक चुनौती है जिसमें सारे लोग साथ मिलकर काम कर रहे हैं। सर, जैसे कि आपने बताया कि डिजिटल इंडिया भारत के सपने को साकार करने के लिए एसटीपीआई बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, लेकिन अब एसटीपीआई कुछ और संस्थाओं के साथ मिलकर कोलैबोरेशन करके भी अपने पंख पसार रहा है और लोगों को सुविधाएं मुहैया कराने में अपना अहम रोल निभा रहा है। किन किन संस्थाओं के साथ अभी तक एसटीपीआई ने काम कर लिया है या कर रहे हैं, और भविष्य में किन संस्थाओं के साथ जुड़कर एसटीपीआई अपनी भावी योजनाएं रख सकती है? सर, आप ये देखें कि हम प्रदेश के सरकारों के साथ तो मिलकर काम करते ही हैं। बिल्कुल, ये तो हमारी पहली, जैसे आप देखेंगे कि हम, मैंने बताया स्मार्ट लैब की बात कर्नाटक गवर्नमेंट के साथ मिलकर कर रहे हैं। उसके साथ ही साथ जो हमारे जितने केंद्र बनते हैं वो प्रदेश सरकार के सहयोग से ही बनते हैं। जी, तो एक तो प्रदेश के साथ हमारा गवर्नमेंट के है ही साथ, उसके साथ ही साथ जैसे हमने बताया इलेक्ट्रोप्रेन्योर पार्क, उसमें यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, इंडिया इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर एसोसिएशन के साथ काम कर रहे हैं। हम इस तरह के उड़ीसा में एक स्मार्ट लैब शुरू कर रहे हैं, उसमें भी IIIT भुवनेश्वर और एसटीपीआई और कुछ इंडस्ट्री वहां की लोकल, वो मिलकर स्मार्ट लैब बनाना चाह रहे हैं, उसके लिए ऑलरेडी हम काम कर रहे हैं। फिर उसके बाद इलेक्ट्रोप्रेन्योर पार्क एक हम भुवनेश्वर में ही प्लान कर लिए जी, उसका हम भारत सरकार में हमने अभी अप्लाई किया हुआ है उनके अनुमोदन के लिए, और उसके साथ में IIIT भी उसमें पार्टनर है। क्या बात है। और उसमें गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा पार्टनर है जी। अभी जो हम अटल इनोवेशन मिशन के तहत हम कुछ अप्लाई कर रहे हैं इनक्यूबेटर सपोर्ट के लिए उस स्कीम के, तो उसमें हम टाई के साथ काम करने की कोशिश कर रहे हैं, द अंडर्स एंटरप्रेन्योर्स, जी जी सर, इंडिया एंजल नेटवर्क, नेस्कॉम के साथ, इंडिया इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर एसोसिएशन, जी जी, मेट के साथ काम कर रहे हैं। जी सर। तो IMI के साथ काम कर रहे हैं, मतलब काफी संस्थाओं के साथ एसटीपीआई ने अपने आप को यूनिवर्सिटीज के साथ काम कर रहे हैं सर, IITs के साथ काम कर रहे हैं। जी सर, जी। तो ये हमारा है कि जो बेसिकली अग्रणी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो संस्थाएं हैं, जो इसमें पूरे कोलैबोरेशन जिन कर सकते हैं, जिनके अंदर क्षमता है, हम सब लोग मिलकर एक साथ काम करें
और अधिक से अधिक परिणामकारी योजनाएं लें। दें। सर चलते चलते हम चाहेंगे कि नए उद्यमियों के लिए आप कोई एक छोटा सा संदेश देना चाहें कि जो नए उद्यमी इस क्षेत्र में आके काम करना चाहते हैं उनके लिए एक छोटा सा संदेश। सर मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे इंजीनियर्स जो अपने ग्रेजुएशन पास कर रहे हैं, उनके खुद के कैंपस में या उनके आसपास उद्यमियों के प्रोत्साहन के लिए, उनमें अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए तमाम वर्कशॉप हो रहे हैं, उनमें भाग लें जी। इंडिया एंजल नेटवर्क, टाई, ये सारे लोग देश के बड़े बड़े शहरों में पहुंच चुके हैं। बिल्कुल। और वो इस तरह के वर्कशॉप जो है ना वो ऑर्गेनाइज करते हैं, उसमें बिल्कुल। भाग ले कि दुनिया किधर जा रही है, क्या वो कोई प्रोडक्ट बना सकते हैं, क्या कोई आइडिएशन कर सकते हैं क्या, बिल्कुल। इस तरह के कार्यों में लगे। और साथ ही साथ जो पूरा इकोसिस्टम इस देश में बढ़ रहा है उद्यमशीलता के प्रोत्साहन के लिए, उसको पहले जानकारी इकट्ठा करें और फिर जानकारी के साथ अपने सपनों को एक मूर्त रूप देने के लिए सारे स्टेक होल्डर के साथ मिलकर वो कोशिश करें कि उद्यमी बने, न कि नौकरियों के लिए जी सर भागें। क्योंकि आज उद्यमशीलता बिल्कुल और स्टार्टअप में जाके प्रोडक्ट क्रिएट करना, बिल्कुल खुद न नौकरी खोजते हुए लोगों के लिए नौकरियों का सृजन करें, वो आज हमारे देश के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। और वही मुझे है। पूरी आशा है और विश्वास है कि भारत के नौजवान उस तरफ बढ़ेंगे। बिल्कुल सर। आने वाले दिनों में इस देश को एक बड़ा देश, एक महान देश बनाने की तरफ कार्य करें। सर बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे हम आपका कि आपने अपने इतने व्यस्त शेड्यूल से हमारे लिए वक्त निकाला, दर्शकों को इतनी अच्छी चीजें बताई। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ डॉक्टर ओमकार राय, डायरेक्टर जनरल STPI से। दोस्तों हमें उम्मीद है आज की परिचर्चा नए उद्यमियों के लिए एक नया आयाम स्थापित करेगी और उनके सपनों को परवाह जरूर देगी। आज की इस परिचर्चा को हम यहीं देते हैं विराम। नमस्कार।